हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी के क्वेश्चंस और ये आपकी क्विज क्लास 45 है। तो आज के जो क्वेश्चन है आपके वो 3 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका हो सकता है कि आने वाले जो एग्जाम्स हो नेट के उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आए, या फिर हो सकता है डायरेक्टली ना रिपीट हो क्वेश्चन, बट इनडायरेक्टली ये टॉपिक्स आपके रिपीट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द पर्पस ऑफ आईसीटी यूज इन एजुकेशन इज टू। आईसीटी जो हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं उसका क्या पर्पस है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पे मीडिया की बात नहीं कर रहा है, टीचिंग मीडिया की बात नहीं कर रहा है, ना ही टीचिंग डिजिटल मीडिया की बात कर रहा है। ये आईसीटी के पर्पस की बात कर रहे हैं। मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम लर्निंग को ऑप्टिमाइज कर सकें। जैसे ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है अट्रैक्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपका हो सकता है कि हम प्रोजेक्टर लगा रहे हैं तो उससे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आईसीटी का पर्पस ये फुलफिल कर रहा है। मतलब एक नॉर्मल जो मीडिया होगा, ठीक है, टीचिंग मीडिया जो होगा वो आपका स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। बट आईसीटी का काम क्या है? आईसीटी का काम है कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं, जो बच्चे लर्न कर रहे हैं वो उन्होंने सही से लर्न किया है या नहीं किया है, उसको ऑप्टिमाइज करने का काम आईसीटी का है। जैसे आप ऑप्शन 2 देखिए, मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग। तो हमें पता है कि टीचिंग एड्स के थ्रू हम टीचिंग इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर आईसीटी का पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। आईसीटी आपका बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट, आपका कॉन्सेप्ट है इन कंपैरिजन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जब हम यूज़ करते हैं या टीचिंग कोई मीडिया यूज़ करते हैं, टीचिंग एड यूज़ करते हैं, तो वो आपका सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। आईसीटी का एक सब पार्ट है, बट ये कंप्लीट आईसीटी नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेकिंग टीचिंग टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग को आंसर करके किया था, पॉइंट आउट किया था ऑप्शन 2 को, बट करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 है, दैट इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। हम अपना जो भी लर्निंग आउटकम है, जो बच्चे सीख रहे हैं, उसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि आईसीटी का हम इस तरीके से यूज़ करें कि जो हम उनको सिखा रहे हैं वो ऑप्टिमाइज हो सके, ठीक है, वो मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट आपका ऑप्शन 4 जो है, प्रमोट टेक्नोलॉजी कल्चर इन टीचिंग, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। सिर्फ आपकी टीचिंग में टेक्नोलॉजिकल कल्चर हो, इसको प्रमोट करने के लिए आईसीटी का नहीं यूज़ करते हैं। आईसीटी आप समझ सकते हैं कि अगर हम टीचिंग में टेक्निकल कल्चर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कल्चर इम्प्रूव करें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो रियल बेनिफिट क्या है? रियल बेनिफिट यही होगा, जब तक स्टूडेंट सीखेंगे नहीं तब तक कोई रियल बेनिफिट उनको मिलेगा नहीं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर बीइंग designated as 4th जनरेशन लैंग्वेज, दैट इज 4GL। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको आंसर करना है। कोशिश करिए आंसर करने की। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो 4th जनरेशन लैंग्वेज है। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो अलग अलग जनरेशन में हम इन लैंग्वेजेस को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपकी 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन लैंग्वेजेस होती हैं। जो जितने बेटर लैंग्वेज जनरेशन की लैंग्वेज होगी उतना ज़्यादा वो बेटर होगी, और आप कह सकते हैं कि वो उतनी ज़्यादा इंटरैक्टिव होगी, उतनी ज़्यादा वो हाई लेवल की होगी। हम ये चीज़ें बोल सकते हैं। तो अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल यहाँ पर 4th जनरेशन लैंग्वेज है। अब ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप ट्रिक से सॉल्व कर सकें। तो अगर आपको पता होगा, आपने डिफरेंट जनरेशन लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो फाइनली अब मैंने कोर्सेज लॉन्च किए थे, पेड कोर्स, उसमें भी हमने ये लैंग्वेज को कवर किया हुआ है। 4th जनरेशन लैंग्वेज एंड जितनी भी आपकी जनरेशन लैंग्वेज है वो मैंने वहाँ पर कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बेसिकली पढ़ना कि आपको डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस की जनरेशन्स पढ़नी है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्गोल की। अगर हम बात करें तो ये जो अल्गोल है आपका, ये आपका 2nd जनरेशन लैंग्वेज माना जाता है। जावा आपकी 3rd जनरेशन लैंग्वेज है, एंड C++ ये भी आपकी 3rd जनरेशन लैंग्वेज मानी जाती है। तो यहाँ पर एसक्यूएल आपकी 4th जनरेशन लैंग्वेज है। तो आपको ये चीज़ लर्न करनी है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनअप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट की बात यहाँ पर की हुई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, दैट इज कोडेक। कोडेक का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका कोडर एंड डिकोडर, ठीक है। ये आपका जो है ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का काम करता है, ना कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये तीनों आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। ट्रांसलेट करते हैं मशीन लेवल टू बाइनरी लेवल टू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज, इस तरीके से ये जो डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं उनको ये कन्वर्ट करते हैं। बट आपकी जो कोडेक होते हैं जो कि आपके सिर्फ कोडर एंड डिकोडर होते हैं, वो आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज अ कोलैबोरेशन टूल फॉर प्रोवाइडिंग वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको आंसर करना है। ओके, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर टू, दैट इज ए व्यू। ए व्यू आखिर में है क्या? ए व्यू का फुल फॉर्म है अमृता वर्चुअल इंटरैक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड। अमृता यूनिवर्सिटी ने इसको डिज़ाइन किया था और ये बेसिकली एक तरीके का कोलैबोरेशन टूल है जो कि वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब अभी तो पहले क्या हुआ था, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो अमृता यूनिवर्सिटी है इसने ही ये चीज़ बनाई थी और ये इस तरीके का एक अपने टाइप का प्रोटोटाइप था जो उन्होंने लॉन्च किया था और वहाँ पे वो क्या करते थे, एक वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे इस टूल की वजह से। बट अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। तो ये आपका ए व्यू जो है ये भी इसी तरीके का एक वर्चुअल एजुकेशन या वर्चुअल नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट बेस्ड है, ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है और ये बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जैसे IIT, NIT वो सारे इसको यूज़ करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वो इसको यूज़ करते हैं और उसमें ही आपका ये काम आता है, ठीक है। और ये जब डेवलप किया गया था तो ये इन्होंने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर इन्होंने डेवलप किया था इसको शायद मैंने उसमें भी कवर किया हुआ है। अमृता जो आपका ये है वर्चुअल इंटरैक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड है, इसके बारे में हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था एग्जाम से पहले, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं जो पुराने करंट अफेयर्स पढ़े हैं वहाँ से। तो ये जो इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं वो भी आपको पढ़ने होते हैं। मतलब अगर कोई नई चीज़ आपके सामने आ रही है, किसी चीज़ के बारे में आपको पता चल रहा है पहली बार, तो वो भी वहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू द डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन। इनमें से कौन सा डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन है? तो ये मैंने कवर किया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट टॉपिक से आया हुआ था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज ई यंत्र। सॉरी, राइट आंसर यहाँ पे थर्ड है भाई, मैं देख रही थी कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। ई यंत्र तो आपका रोबोटिक्स से रिलेटेड है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे थर्ड हो गया, ठीक है, रेटिंग मिस्टेक थी। तो ये ई कल्प है, ई कल्प हमारा डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। D- वाले जो बच्चे होते हैं जो डिज़ाइनिंग में कोई काम कर रहे होते हैं, डिज़ाइनिंग में कोई स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, वो आपके यहाँ पर ई कल्प के थ्रू लर्न कर सकते हैं। ई कल्प एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही डेवलप किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, चाहे वो किसी तरीके की डिज़ाइनिंग कोर्सेज हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या आपके आर्किटेक्ट से रिलेटेड हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो। ये सारे डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उनको ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे जिनसे वो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प पा सकें, ठीक है। ये इसलिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है, इसका नाम है ई कल्प। उसके बाद आपका ई विद्वान आता है, आपको पता ही है ई विद्वान एक ऐसा तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे जो अपने अपने फील्ड के लोग जो बहुत अपने फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, उनका सबका डेटा यहाँ पर रखा जाता है ई विद्वान, ताकि आगे चल के अगर इंडियन गवर्नमेंट को कभी भी किसी भी पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर फील्ड से तो वो उनको कॉन्टैक्ट कर सके। ई आचार्य भी आपका इसी तरीके का एक पोर्टल है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, टीचर्स को हेल्प करने के लिए है, जो स्कॉलर्स है उनको हेल्प करने के लिए, रिसर्चर्स को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। ई यंत्र आपका रोबोटिक्स और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से रिलेटेड है, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको हेल्प करने के लिए ई यंत्र बनाया गया है। और इसी तरीके से ई कल्प आपका डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट है फॉर डिजाइनिंग स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज
रीज़न। असर्शन रीज़न पे है, चलिए देख लेते हैं। पहला असर्शन आपका क्या है, स्निफिंग में बी यूज टू स्टील डेटा और इन्फॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क। स्निफिंग बोला हुआ है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम ओवर ए नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क से हम उसको मतलब स्टील करते हैं, ठीक है। ये आपका स्निफिंग का मीनिंग होता है, ये इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है स्निफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटोरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल डेटा पैकेट्स पासिंग थ्रू गिवन नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे रीज़न में ये बताया हुआ है कि स्निफिंग आखिर में प्रोसेस होता क्या है, स्निफिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है। इन स्निफिंग प्रोसेस में यही किया जाता है कि जो भी डेटा पैकेट्स होते हैं, डेटा पैकेट्स क्या होते हैं, डेटा के छोटे छोटे टुकड़े जो मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन पास होती है नेटवर्क में से, उनको मॉनिटर किया जाता है और उनको कैप्चर किया जाता है। अब इसको कोई भी डेटा स्टील करने के लिए भी यूज़ कर सकता है। अब मान लीजिए नेटवर्क से डेटा पास हो रहा है और कोई पर्सन है, हैकर है, जो उस इन्फॉर्मेशन को चुराना चाहता है, तो वो इसी स्निफिंग प्रोसेस में उस डेटा को स्टील कर सकता है या इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, दोनों ही आपके करेक्ट हो गए। दैट इज रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट। असर्शन का मतलब स्निफिंग का मतलब ही होता है, स्निफिंग का प्रोसेस के वजह से ये डेटा स्टीलिंग हो सकता है। और स्निफिंग क्या है, स्निफिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं एंड कैप्चर करते हैं डेटा पैकेट्स, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। जो भी टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जैसे स्निफिंग क्या है, उसके अलावा जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आपका ई यंत्र हो गया या आपका ई कल्प हो गया, ई विद्वान हो गया, ई आचार्य हो गया, ये सब टॉपिक हो गए। उसके अलावा जो भी आपको ऐसे टॉपिक्स लग रहे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर आपका लर्निंग एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो कि आईसीटी से रिलेटेड है, तो इन टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। आगे भी आने वाले एग्जाम्स में ये टॉपिक आपके पूछे जा सकते हैं, इस पर आपको स्पेशल ध्यान देना है इन टॉपिक्स पे। जैसे कि आपका ए लैब, ए व्यू, ये ए ट्यूटर, ए लर्नर, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें से आपका ए व्यू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा 2-3 टॉपिक्स और है, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया आपका, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा आपका जो डिफरेंट टाइप की जनरेशन्स ऑफ लैंग्वेजेस है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।